नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ किरण और किरण इंस्पिरेशन इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है। क्या चुनाव आयोग है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? 17 अगस्त रविवार की दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आई है। रविवार को ही बिहार के सासाराम से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। दोपहर के वक्त राहुल गांधी सासाराम में सभा करेंगे और फिर उसके बाद 4 बजे के आसपास उनकी यात्रा शुरू होगी। 3 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गोदी चैनलों पर वैसे भी वोट चोरी के खिलाफ यात्रा का किस तरह से कवर होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख, दिन और समय देखें तो साफ पता चलता है कि इसकी रणनीति कितनी राजनीतिक है। जिस समय राहुल गांधी रैली या यात्रा कर रहे होंगे उसी समय गोदी चैनलों पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण होगा और आयोग के दावे चलने लगेंगे और बहस की दिशा कहीं और चली जाएगी। सवाल है कि चुनाव आयोग की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस एसआईआर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने की नीयत से बुलाई गई है या वोट चोरी के आरोपों को टीवी से गायब करने की रणनीति को ध्यान में रखकर बुलाई गई है। जब से बिहार में एसआईआर शुरू हुआ है जून 25 से, तब से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग हो रही है मगर नहीं हुई। ऐसे में क्यों ना आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख को राजनीतिक नजर से देखा जाए। बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की घोषणा 7 अगस्त के दिन हो गई थी, लेकिन शिबू सोरेन के निधन के कारण टल गई। 8 अगस्त को बेंगलुरु में वोट अधिकार की रैली हुई, तब भी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक 16 दिनों की यात्रा पर राहुल गांधी निकल रहे हैं और चुनाव आयोग उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करता है। क्या यह नया संयोग है या कोई पुराना ही प्रयोग है? तो चुनाव आयोग का जवाब कितना आयोग के अनुसार होगा और कितना राजनीति के अनुसार, रविवार 17 अगस्त को आपको जानने को मौका मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अगर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो यह उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह आवेदन दिखाएंगे कि किस राजनीतिक दल ने उनसे लिखकर एसआईआर की मांग की थी। बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर क्यों कर रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि जहां भी चुनाव हो वहां 6 महीना या 1 साल पहले एसआईआर ना हो। इस पर उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने नायडू का सुझाव रिजेक्ट कर दिया है? मुझे पता नहीं। यह सब सवाल पूछे जाएंगे या नहीं। सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि बिहार में एसआईआर की घोषणा 24 जून को एक प्रेस नोट में क्यों की गई? इतने बड़े अभियान की घोषणा प्रेस नोट से की जाती है। 8 करोड़ वोटर से जुड़ा मामला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों नहीं इसकी घोषणा की गई? उम्मीद है मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की भी वजह बताएंगे। एसआईआर को लेकर कितनी रिपोर्ट आई, क्या उन सवालों के भी जवाब क्रमवार दिए जाएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हिसाब से दावे होंगे? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और उनकी नौकरी की शर्तों को लेकर संविधान में पर्याप्त सुरक्षा दी गई है कि उनके कार्यकाल के दौरान कोई बदलाव नहीं कर सकता। यह इसलिए है ताकि चुनाव आयुक्त बिना किसी दबाव के काम कर सके। लेकिन 1.5 महीने तक क्यों चुप रहे? उन्हें किस बात का डर रहा या फिर विपक्ष की बात सही है कि आयोग के बर्ताव में अहंकार दिखाई देने लगा है? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मिली है कि माननीय चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मतलब इसे इंतजार क्यों करना था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बावजूद दोबारा के आग्रह के हठधर्मिता दिखाना और तब जब स्पेसिफिक दिशा निर्देश बीते दिनों दिया गया है तब संभवतः इन्हें ख्याल है। इनफैक्ट मैं समझाती हूँ, एक तरह का जो बार बार हम लोगों ने देखा, अहंकार हावी सा हो चुका है
और कोई भी संस्था, खास करके चुनाव आयोग जो लोकतंत्र के लिए प्रहरी की भूमिका निभाती है, उसकी कार्यशैली में अहंकार नहीं आना चाहिए, उसको सुनने आना चाहिए। अभी भी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए तो हमारी उम्मीद होगी कि विपक्ष के नेता अगर कोई आपसे आपत्ति दर्ज करते हैं, शिकायत आपके पास ले जाते हैं, तो उसका समाधान करिए, बातचीत करिए, मिसलीडिंग का तबका ना लगा दे। दूसरी चीजें मैं मानती हूँ कि अभी जिस प्रेस टाइमलाइन है, जो भी प्रेस टाइमलाइन है इस पूरे मामले में, उसमें आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, खास करके वैसे लोग जो बिहार से बाहर पलायन कर के रहे हैं, लेकिन वोटर बिहार के हैं। अब इस विंडो से मैं समझाती हूँ कि अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, और आप कैसे होंगे, आपका उद्देश्य होना चाहिए मैक्सिमम इंक्लूजन, एक्सक्लूजन आपका उद्देश्य सा दिख रहा था। बीते दिनों उम्मीद है इस कार्यशैली में बदलाव होगा। हाँ, और लेवल जो प्लेइंग फील्ड आपका एक दूसरा मैंडेट है, बहुत महत्वपूर्ण मैंडेट है, जिसको खत्म होते हुए हमने बीते वर्षों में देखा है, जो वो रिस्टोर करिए। उसके लिए आप कल क्या संदेश देते हैं? पूरा जुलाई गुजर गया, आधा अगस्त बीत गया, मगर आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। विपक्ष के 300 सांसदों ने आयोग के मुख्यालय तक मार्च का आयोजन किया, मार्च नहीं करने दिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तब भी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 17 अगस्त को ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अच्छी बात है। चुनाव आयोग यह नहीं कर सकता कि मामला कोर्ट में था इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी से लेकर योगेंद्र यादव के ट्विटर पोस्ट पर मिसलीडिंग का ठप्पा तो लगा रहे थे, जिला निर्वाचन अधिकारी सही खबरों को भी नकार तो रहे थे। अजीत अंजुम के खिलाफ शिकायत की भी खबरें आई। ठप्पा ही लगाना था मिसलीडिंग का तो अनुराग ठाकर के उस दावे पर भी लगा देते कि 5 लोकसभा और 1 विधानसभा में वोटों की चोरी हुई है। अगर चुनाव आयोग यह सब कर रहा था तो कोर्ट में मामला चलते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ती गई, आयोग की चुप्पी परसती गई। इसलिए यह बहाना नहीं चलेगा कि मामला कोर्ट में था इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। उनके अनेक प्रमाण दिए जा सकते हैं कि इसी दौरान चुनाव आयोग अलग अलग तरीके से बोल रहा था, विपक्ष के दावों का खंडन कर रहा था। उम्मीद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे कि पता चले कि पत्रकारों ने मुख्य सवाल रखे हैं। गोदी मीडिया के इस दौर में आप यह भी देख सकेंगे कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते। चुनाव आयोग को संविधान ने इसलिए तो स्वायत्त बनाया है, क्या चुनाव आयोग में हिम्मत है कि वह बिहार में एसआईआर को जमीन से करने वाले पत्रकारों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाएं और उन्हें प्रश्न पूछने का पर्याप्त मौका दिया जाए। चुनाव आयोग को आधिकारिक रूप से ऐलान करना चाहिए कि ऐसे पत्रकार जरूर आए जो बिहार कवर करने गए थे, युवा भी आए जिन्होंने बिहार में एसआईआर को कवर किया है। क्या आयोग ऐसा कर पाएगा? हम सभी जानते हैं कि अजीत अंजुम ने यूट्यूब पर इस मुद्दे को कितना कवर किया। क्या अजीत अंजुम को चुनाव आयोग बुलाएगा? न्यूज़लैंडर की सुमेधा मित्तल ने कई रिपोर्ट की। पूनम अग्रवाल चुनाव आयोग के नियमों और उसके आदेशों को ठीक से जानती पड़ती रही है। क्या उन्हें बुलाने की हिम्मत आयोग कर पाएगा? रिपोर्ट्स कलेक्टिव की आयुष्यकार हर्षिता मनवानी, गायत्री सप्रू को सवाल पूछने का मौका मिलेगा? इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ और संतोष सिंह को मौका मिलेगा? यूबर स्वराज टाइम्स के संतोष सिंह को भी बुलाया जाएगा। भास्कर के उन संवाददाताओं को भी बुलाया जाएगा जिन्होंने रिपोर्ट छापी है, मगर भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में उनके नाम नहीं दिए हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ सवाल बिहार एसआईआर पर और कुछ सवाल राहुल गांधी द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करूंगी। बिहार एसआईआर से रिलेटेड पहला सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन में हमें ये बताएं, जो 65 लाख वोटर्स का नाम उन्होंने डिलीट किया, उनमें से जो मृत थे और जो माइग्रेट कर गए, बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में चले गए, ये पता करने के लिए उनके अफसरों ने क्या पैरामीटर्स फॉलो किए और क्या प्रोसेस फॉलो किया। 1 महीने के पीरियड में उन्हें इतने सारे लोगों के बारे में कैसे पता चला कि वो मर गए हैं या माइग्रेट कर गए हैं।
यह फिगर बहुत बड़ा है। इनफैक्ट कुछ लोग जिनका नाम मृत की लिस्ट में था वो सामने भी आ गया, वो जिंदा हैं, वो वहीं रह रहे हैं। तो ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल तो कोर्ट में भी आ गए थे, सुप्रीम कोर्ट में। तो आखिर इलेक्शन कमीशन हमें पहले बताएं कि क्या पैरामीटर्स उन्होंने अपनाए और किस तरह से ये आंकड़ा उन्होंने कंपाइल किया। दूसरा सवाल यह है कि जो बिहार SIR हो रहा है, यह भारत में पहली बार ऐसा प्रोसेस हो रहा है जहां पर वोटर लिस्ट को पूरा स्क्रैप खत्म कर दिया जा रहा है और फ्रेश यानी नई तरीके से बनाया जा रहा है। जहां इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि 2003 में भी इसी तरह का रिवीजन जो कि इंटेंसिव इन नेचर हुआ था 2003 में भी। और आपको यह भी कहना है कि कोर्ट में आपने ये कहा कि वहां पर उस समय भी सिटीजनशिप प्रूफ मांगे गए थे। तो अब आप यह बताएं, पहला कि आपने जब कोर्ट में यह बोला कि सिटीजनशिप प्रूफ जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट और 2-3 डॉक्यूमेंट आपने और मेंशन कि वो मांगे गए थे, तो आपने उस क्लेम के साथ कोर्ट में वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं लगाया जो इलेक्शन कमीशन ने उस समय जारी किया। दूसरी बात यह है, आपके वेबसाइट में भी मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर सारे नोटिफिकेशन प्रेस रिलीजियस उनके वेबसाइट में मौजूद होते हैं और मिल जाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है। तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन उस नोटिफिकेशन को पब्लिक कर रहा है ताकि लोगों में जो जिज्ञासा है ये भी खत्म हो जाए। जो सवाल उठ रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं मांगा गया था। इनफैक्ट कई लोग बिहार के हैं जो उस समय जिंदा थे और इनफैक्ट कई लोग जो बिहार में उस समय रह रहे थे उन्होंने यह पूरा प्रोसेस देखा, लेकिन उनका भी यह कहना है कि उस समय कुछ भी इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड था। कुल मिलाकर 4-5 पत्रकार ही हैं जिन्होंने जमीन से SIR को कवर किया है। उनके सवाल बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चाहे तो अजीत अंजुम को अलग से इंटरव्यू दे सकते हैं क्योंकि उनके पास कई सवाल पूछने के लिए होंगे। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार नॉन रिकमेंडेड की कैटेगरी को लेकर सवाल करेगा, जो सवाल योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया और उसका जवाब आयोग ने अपने हल्फनामे में नहीं दिया। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त नॉन रिकमेंडेड कैटेगरी को लेकर कुछ बोलेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, कहा कि कृपया चुनाव आयोग से कहिए कि वो इसका जवाब दें कि क्या यह नॉट रिकमेंडेड बाय BLO नामक कैटेगरी है कि नहीं, अगर है तो इसका आधार क्या है, और कम से कम हमें संख्या तो बताएं। कायदे से उस व्यक्ति को पता तो होना चाहिए कि जिसको नॉट रिकमेंडेड किया गया है। अब तक कोई जवाब नहीं मिला। समझ लीजिए क्या मतलब है इसका। अब तक हम केवल 65 लाख लोगों की बात कर रहे थे, वो 65 लाख तो गए, बच गए 7 करोड़ 24 लाख। इन 7 करोड़ 24 लाख में से भी अगर जो दरभंगा और कैमूर के आंकड़े हमें मिले हैं वही सही हैं, और अगर इसे औसत मान ले और औसत आप 10% पकड़ लीजिए, तभी बिहार के 72 लाख लोगों के सर पर तलवार लटक रही है। प्रशांत भूषण, क्या आयोग इसका जवाब देगा कि बिहार में NCA प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितने लाख या करोड़ में आवेदन आए हैं, कितने लोग को उसके प्रमाण पत्र मिल गया है और कितनों के बाकी हैं। आवासीय प्रमाण पत्र मिल जाने तक चुनाव आयोग उनका इंतजार करेगा, उन्हें अलग से मौका देगा। क्या आयोग बताएगा कि प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड कितने स्वीकार किए गए हैं, कितने BLO ने प्रमाण पत्र की जगह राशन कार्ड को अपलोड किया है। क्या आयोग इसका जवाब देगा कि एक घर में 200 वोटर कैसे मिल गए। क्या आयोग बताएगा कि बिहार में NRC नहीं हुई है तो 11 दस्तावेजों की सूची में NRC क्यों है, वन अधिकार प्रमाण पत्र क्यों है, पासपोर्ट क्यों शामिल किया गया जबकि 5% लोगों के पास भी पासपोर्ट नहीं है। क्या दस्तावेजों की गिनती 11 तक पहुंचने के लिए इन सबको रखा गया। आप दर्शक भी इन सवालों के साथ तैयार होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइएगा। राहुल गांधी यहाँ जिन वोटर से मिल रहे हैं उनके नाम मर चुके वोटरों की सूची में कैसे आ गए। जिंदा लोगों में मरे हुए मुर्दा लोगों में जिंदा लोग कैसे मिल जा रहे हैं। आयोग तो पुरानी कमियों को ठीक करने का दावा कर रहा था, लेकिन SIR में हो रहा है उल्टा। जब सुप्रीम कोर्ट में 2 जीवित लोगों को हाजिर किया गया कि उन्हें मरने वालों की सूची में डाला गया है, तो आयोग के वकील ने क्यों कहा कि यह ड्रामा है। 65 लाख वोटर के नाम काटे गए। चुनाव आयोग
उनके नामों की सूची क्यों नहीं दे रहा था? क्यों कह रहा था कि सूची बनाने की कानूनी बाध्यता नहीं है? तो क्या रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त बताएंगे कि किस कानून के आधार पर कह रहे थे कि कोर्ट में उनकी यह दाखिल दलील क्यों नहीं टिक पाई? मुख्य चुनाव आयुक्त इस सवाल का जवाब देंगे कि आधार को स्वीकार करने से क्यों इनकार किया गया। 65 लाख लोगों की तरह बाकियों को भी आधार नंबर देने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली विश्वसनीय संस्था एडीआर के बारे में कह दिया कि हम डाटा नहीं दे रहे हैं क्योंकि एडीआर दिल्ली में बैठकर डाटा माइनिंग करता है, यानी अध्ययन करता है। एडीआर का इतना तिरस्कार क्यों? इसे एडीआर की याचिका थी जिसके नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया और संविधान के साथ फ्रॉड बताया। क्या पत्रकार इन बातों को लेकर भी सवाल करेंगे? क्या चुनाव आयोग रविवार को बताएगा 65 लाख लोगों को निकालने के पहले कारण और जवाब देने का समय क्यों नहीं दिया गया? आयोग ने नाम हटाने वालों को नोटिस क्यों नहीं दिया? क्या आयोग का यह काम गैर कानूनी नहीं है? चुनाव आयोग ने स्वयं घोषणा की है कि 65 लाख लोगों का नाम जो 2025 चुनाव का इलेक्टोरल रोल था उसमें से हटा दिया गया है, जिसकी सूची वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मेरे ख्याल में मंगलवार को देने वाले हैं। उसके पहले चुनाव आयोग ने अपने 24 जून की नोटिफिकेशन में कहा है कि जो लोग 1 जनवरी 2003 से पहले इलेक्टेड रोल पे थे वो हैं, लेकिन जो उसके बाद थे उनके बारे में नागरिक और मतदाताओं होने की कोई प्रजमेशन नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो 2003 के बाद के लोग हैं उनका, और यह 65 लाख लोग हैं, इनका 2.97 जमा 65 लाख 2.97 करोड़ जमा 65 लाख इतने लोगों के नाम चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से निकाल दिए हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिलीशन ऑफ नेम्स। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में यह एक्सप्रेशन डिलीशन का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वो बार बार कहते हैं नॉन इंक्लूजन। तो वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नॉन इंक्लूजन इज ए वेरी डिलाइटफुल वर्ड, इट मीन्स डिलीशन विदाउट सेइंग इट इज डिलीशन। तो डिलीशन ऑफ नेम्स का रजिस्ट्रेशन ऑफ इट्स रूल 1960 के 21A रूल में बड़ा क्लियर प्रावधान है, उसमें जिसका नाम चुनाव आयोग मतदाता सूची से काटना चाहता है उसको इससे नोटिस देना चाहिए लिखित में, और उसको एक पर्सनल अपीयरेंस का मौका मिलना चाहिए। उसके बिना कानून के अंतर्गत आप किसी का नाम चुनाव मतदाता सूची से नहीं निकाल सकते, और चुनाव आयोग यह 2.97 करोड़ और 65 लाख लोगों के नाम निकाल चुका है। यह गैर कानूनी काम चुनाव आयोग ने ऑलरेडी कर रखा है आज से पहले। तो मैं चाहती हूं कि चुनाव आयोग हमें ये बताए कि उन्होंने यह गैर कानूनी काम कैसे किया, क्यों किया, किस अथॉरिटी पे किया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख राजनीति का इशारा करती है, फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि सवालों के जवाब मिलेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जारी करने की बात करेगा, बताएगा क्यों बिहार में SIR की ड्राफ्ट की PDF फाइल को छेड़ा गया ताकि कोई सर्च ना कर सके। आयोग ने ऐसा क्यों किया, क्या छिपाना चाहता था। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर का दावा किया। कहा कि चुनाव आयोग के दिए गए आंकड़ों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर यह सब हासिल किया गया है, लेकिन 16 अगस्त तक चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या आयोग की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी राहुल गांधी की सफलता में गिन लिया जाना चाहिए कि वो चुनाव आयोग 1.5 महीने से चुप था। वह राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के ऐलान के साथ अब बोलने जा रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव मामले के दीपांकर भट्टाचार्य भी हैं। इंडिया गठबंधन के नेता भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। 17 अगस्त को सासाराम में रैली होगी और उसके बाद यात्रा रोहतास, वजीरगंज, शेखपुरा, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, छपरा में होती हुई पटना पहुंचेगी यात्रा, और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की रैली के साथ समाप्त होगी। 16 दिनों तक चलेगी, 1300 किलोमीटर की यात्रा होगी। क्या वोट अधिकार यात्रा के कारण चुनाव आयोग बाध्य हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, कुछ ना कुछ बोलना होगा, हेडलाइन को बदलने की कोशिश करनी होगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख इशारा कर रही है कि आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा जा सकता है। कल हमने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और कल आने वाले 17 तारीख को बिहार के सासाराम से हमारी वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आज़ाद भारत में आज़ादी से सांस लेना इसलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आज़ाद भारत में आज़ाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। यह संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है इसलिए किया है कि आज़ाद भारत में एक एक भारतवासी आज़ादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना भारतीय जनता पार्टी का यह जो ये हाथों पकड़े गए हैं उनकी चीरेंगे हाथों पकड़ी, चोरी की जो रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। यह स्थिति हो गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और जो हमारे तमाम लोगों की इंडिया अलायंस के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, वोटर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबकी मांगे माननी पड़ी चुनाव आयोग को। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था, षड्यंत्र था हमारे आपकी पहचान छीनने का। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दिहाड़ी मजदूर, इन सब की पहचान छीनने का आज आप उसका वोट देने का अधिकार छीनोगे। कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी छीन लोगे, उनको अनाज नहीं मिलेगा, उनको घर नहीं मिलेगा, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यह षड्यंत्र बहुत लंबा चौड़ा षड्यंत्र था। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, यात्रा के कार्यक्रम की घोषणा करते हैं और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आ जाती है। तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवालों का जवाब दे रहे हैं। 13 अगस्त को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनडीए पक्ष के विधायक और सांसदों के दो एपिक नंबर को लेकर सवाल उठाए थे। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत का चुनाव आयोग वोटों का रक्षक है। वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के चुनाव में भी, बिहार में एसआईआर चल रहा है, उसे लेकर तो अनगिनत शिकायत। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त इन शिकायतों से जुड़ी सवालों का भी जवाब लेकर आ रहे हैं? यही बड़ी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी भी राय बताएं। धन्यवाद।